Dear student, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट होता है तो अपन असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखो। व्हेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, इट बिकम नेसेसरी टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म टू देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यू। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनकी सही ट्रू एंड फेयर सही जानकारी हमें होनी चाहिए। दिस इज़ डन बिकॉज, ये इसलिए किया जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम निकलता जाता है, द वैल्यू ऑफ सर्टेन असेट्स माइट हैव इंक्रीज वाइल द वैल्यू ऑफ सर्टेन अदर असेट्स माइट हैव डिक्रीज। कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, बैलेंस शीट में जो असेट्स की वैल्यू है, लायबिलिटी की वैल्यू है, वो आपकी चेंज हो गई हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है, इसलिए ये करना जरूरी है। Thus, the actual value of the various assets and liabilities may be different from the value stated in balance sheet। ये सब बता रहा है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो अलग हो सकती है जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू स्टेटेड की गई है, दिखाई गई है। न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, नॉर शुड बी बेनिफिटेड बाई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो इससे क्या है, किसी भी असेट्स का अपन, जैसे मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, बैलेंस शीट में वैल्यू आपने कम दिखा रखी थी, अब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो असेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट का बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, नए पार्टनर्स को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इनका रिवैल्यूएशन किया जाता है। और जिससे असेट्स के डिक्रीज होने पर जो लॉस होता है वो भी ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, उसमें न्यू पार्टनर ऑब्जेक्शन करेगा, भैया लॉस हो रहा है, ये तुम्हारा किया हुआ है, इसलिए इसका जो भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितना भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Thus the entire profit or loss arising from revaluation is divided between the old partner in their old profit sharing ratio। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस समय जो बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू हमने शो कर रखी है वो हो सकता है मार्केट वैल्यू से डिफ़र करती हो, अलग हो, तो उससे जो भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा असेट्स का, और यदि मार्केट वैल्यू असेट्स की डाउन हो गई तो लॉस होगा। तो उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा असेट्स लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर, उसमें जो शेयर मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर का ही रहेगा। प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर को बियर करना है ओल्ड रेशियो में, लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर को बियर करना है लॉस रेशियो। बैलेंस शीट को एक्चुअल वैल्यू पे लाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। नया पार्टनर ऑब्जेक्शन कर सकता है, लॉस होता है तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, इन फ्यूचर मेरे को लॉस दोगे आप। प्रॉफिट होता है तो न्यू पार्टनर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि साहब प्रॉफिट है, ये हमारा है, इसलिए हम लेंगे इसको। चलो अब इससे रिलेटेड क्या एंट्रियाँ होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन विद द हेल्प ऑफ न्यू अकाउंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब किसी भी असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होता है तो अपन एक नया अकाउंट खोलते हैं, फर्म की बुक में उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन अकाउंट। समटाइम दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहे या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहे तो दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का नेचर एक ही है, दोनों एक ही तरीके से बने, केवल नाम चेंज हो जाएगा। दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल इन नेचर, और ये ध्यान रखना इस अकाउंट की नेचर है वो नॉमिनल है, और नॉमिनल का रूल क्या है, लॉस एक्सपेंसेस डेबिट, प्रॉफिट इनकम क्रेडिट। तो इसमें भी जो लॉस होगा असेट्स के रिवैल्यूएशन करने से वो डेबिट में आएगा, और प्रॉफिट है तो वो
क्रेडिट में आएगा। Therefore, if there is loss due to revaluation account is debited. If the revaluation result in gain, the revaluation account credited. तो ये लिख भी दिया है मैंने कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इन नेचर नॉमिनल होता है, और नॉमिनल का रूल क्या है, लॉस होगा तो इस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इससे रिलेटेड एंट्रियाँ, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो नंबर 1, इफ असेट्स डिक्रीज ऑब्लिक लाइबिलिटी इंक्रीज। यदि आपकी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आपको पता है हमें क्या होगा, लॉस। हम का मतलब फर्म को लॉस होगा और एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस होते ही रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। 2, असेट्स जिसकी वैल्यू कम हो गई, यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीजिंग वैल्यू, जितने से वैल्यू कम हुई है, जितना लॉस हुआ है। और 2, लाइबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगी इंक्रीजिंग वैल्यू। ये ध्यान रखना, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे दिखा रखा है उससे कम वैल्यू हो गई मार्केट उसकी, तो फिर लॉस होगा, असेट्स को सीआर कर देंगे। और यदि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो भी लॉस होगा, उसको भी सीआर कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डीआर कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। सेकेंड एंट्री इसकी वाइस वर्सा, अपोजिट, इफ असेट्स इंक्रीज ऑब्लिक लाइबिलिटी डिक्रीज। यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट में एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट इंक्रीजिंग वैल्यू, और लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट डिक्रीजिंग वैल्यू टू रिवैल्यूएशन। आपको तो एक ही ध्यान रखना है बेटा कि नॉमिनल अकाउंट है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करके असेट्स लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना, और प्रॉफिट हो जाए तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके असेट्स और लायबिलिटी को डेबिट कर देना। अब अपन थर्ड एंट्री करेंगे इनके डिफरेंस की। फर्स्ट एंट्री की जिसमें हमें लॉस हुआ, ये देखो ये फर्स्ट एंट्री है लॉस की है, और सेकंड एंट्री है ये प्रॉफिट की है। अब इनका डिफरेंस निकाला जाएगा कि फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है लॉस। तो थर्ड एंट्री होगी इफ रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जो सेकंड एंट्री में ग्रेटर देन रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी कि सेकंड वाली एंट्री की वैल्यू ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और फर्स्ट वाली एंट्री की अमाउंट कम है, तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पर, नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और फिर इसकी एंट्री हो जाएगी, मैंने क्या कहा था, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, और ये जो नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसका अपोजिट इफ रिवैल्यूएशन डेबिट ग्रेटर देन रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी कि नेट
लॉस ऑन रिवेल्वेशन, तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर को कर देंगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवेल्वेशन अकाउंट। और ये भी आपको इस नेट लॉस को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये हुआ बेटा, चाहे रिवेल्वेशन पर नेट प्रॉफिट आए चाहे नेट लॉस आए, उसे ओल्ड पार्टनर ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 3 एंट्रियां हैं रिवेल्वेशन से रिलेटेड। एक एंट्री वो जिससे फर्म को लॉस हो रहा है, रिवेल्वेशन डेबिट, असेट्स लायबिलिटी क्रेडिट जिससे लॉस हो रहा है। एक एंट्री वो जिससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, रिवेल्वेशन क्रेडिट, और असेट्स लायबिलिटी जितना जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे डेबिट। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड एंट्री का डिफरेंस निकाल लेंगे। रिवेल्वेशन का सीआर का टोटल ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन हो गया, रिवेल्यूशन डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर उनके नाम लिखने हैं, एज कैपिटल वीज कैपिटल। और इसका अपोजिट हो गया, रिवेल्यूशन का डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो नेट लॉस हो जाएगा, और इसको भी पार्टनर ही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मेट बना देता हूं मैं, कैसे बनता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे ऊपर रिवेल्वेशन अकाउंट, रिवेल्वेशन अकाउंट, इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, और ये अमाउंट हो जाएगी। ये डेबिट साइड हो गई और ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। डेट इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये सेम डेट में ही बनता है जिस समय पार्टनर एडमिशन लेता है। तो इसके डेबिट में कौन से डालेंगे, लॉस। यहाँ लिखेंगे टू असेट्स, असेट्स का नाम लिख देंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, और यहाँ पर उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे, डिक्रीजिंग वैल्यू कम हो गई ना तो लॉस हो गया। टू लायबिलिटीज, यहाँ पर उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे, इंक्रीजिंग वैल्यू। इधर क्रेडिट में जिससे प्रॉफिट हो रहा है, बाई असेट्स, उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे, इंक्रीजिंग वैल्यू, और बाई लायबिलिटीज उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे, डिक्रीजिंग वैल्यू। फिर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ नेट प्रॉफिट आ जाएगा ऑन रिवेल्वेशन, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं ओल्ड रेशियो में इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यदि इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड जो भी इनका ओल्ड रेशियो है, और इधर नेट लॉस आ जाएगा, नेट लॉस ऑन रिवेल्वेशन। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, डीआर का टोटल ज़्यादा है सीआर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, सीआर का टोटल ज़्यादा है डीआर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। क्लियर। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें, देखो। आर्ची एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट शो ए मशीनरी एट 4 लाख। बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख रुपए, स्टॉक है 4.5 लाख रुपए, डेटर्स है 3,70,000 के, क्रेडिटर्स हैं 2,20,000 के। दे एडमिट पूर्वी, उन्होंने एक नया पार्टनर लिया पूर्वी, एज ए पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड। इन तीनों का रेशियो हो गया 4:3:3। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाई 10%, डेटर्स अमाउंटिंग 10,000 एंड
recoverable and provision for doubtful debts be increased 5%. Creditors are unrecorded to the extent of 30,000. Archie's share in loss on revaluation amounted 32,000. Calculate revaluation value of the machinery. तो मशीनरी की रिवैल्यूएशन वैल्यू आपको निकालनी है और ये आइटम दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, क्या क्या है वो सब दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, स्टॉक is undervalued by 10%, debtors amounting 10,000 are irrecoverable and provision for doubtful debts be increased by 5%. Creditors are unrecorded to extent of 30,000. Archie's share in loss on revaluation amounted 32,000. Calculate the revalued value of machinery. तो इसका अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले बेटा एक चीज़ बता दूं आपको मैं, ये दो कंटेंट में नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ असेट्स अंडर वैल्यूड इन परसेंटेज। ये ध्यान से देखना, यदि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो कि असेट्स को अंडर वैल्यूड कर रखा है 10% से 20% से 25% से, तो आप उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट कैसे निकालोगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू बुक वैल्यू। यानी कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अमाउंट आप निकालोगे, रिवैल्यूएशन अमाउंट इक्वल टू रेट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो भी उसकी वैल्यू है। अंडर वैल्यूड का मतलब यहाँ पर पहले से ही उसने कम करके दिखा रखा है, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे ही यदि ओवर वैल्यूड दिया हुआ है इन परसेंटेज, इफ असेट्स ओवर वैल्यूड इन परसेंटेज, तो फिर आप रिवैल्यूएशन की वैल्यू निकालोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, उसमें अपॉन में माइनस था रेट, इसमें प्लस रेट हो जाएगा इनटू बुक वैल्यू, यानी कि बैलेंस शीट की वैल्यू। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड आ जाए परसेंटेज में, अमाउंट में नहीं परसेंटेज में, मैंने लिखा भी है इफ असेट्स ओवर वैल्यूड इन परसेंटेज, और यहाँ पर भी इफ असेट्स अंडर वैल्यूड इन परसेंटेज। तो ये फॉर्मूले आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड तभी लगाने हैं जब परसेंटेज में आपकी असेट्स डिक्रीज या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो। ठीक है, तो इसमें देखो ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर देखो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, देखो अंडर वैल्यूड वर्ड आ गया, परसेंटेज में आ गया, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू बुक वैल्यू, इससे इसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू आ जाएगी। डेटर्स अमाउंटिंग 10,000 इरिकवरेबल, इट मीन्स डेटर्स में से 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको, रिकवर नहीं होंगे। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5%, और डेटर्स पे 5% का प्रोविजन आपको मेंटेन करना है। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे 30,000 के, उनको एक्सटेंड करना है, इट मीन्स उनको रिकॉर्ड करना है। और आर्ची का शेयर दे दिया रिवैल्यूएशन में 32,000। अब ये कह रहा है कि ये बताओ मशीनरी को किस वैल्यू पर आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, उसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू कितनी, यानी कि कितने से डिक्रीज कितने से वो इंक्रीज हुई। अब इसका पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन रुपीज़, ये भी पर्टिकुलर, और अमाउंट इन रुपीज़, ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड। अब देखो फर्स्ट
स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे रेट अपॉन 100 माइनस रेट से। यहाँ निकाल देता हूँ मैं, रेट अपॉन 100 माइनस रेट से, इस फॉर्मूले से। तो रेट आपकी है 10%, 100 माइनस 10 इंटू बुक वैल्यू। अब देखो इसकी बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की। स्टॉक की बैलेंस शीट वैल्यू है 4,50,000, तो इंटू 4,50,000 कर देंगे, 4,50,000, तो ये आ जाएगा 50,000, क्योंकि ये हो जाएगा 10/90, 10/90 इंटू 4,50,000, 0 से 0 काट दो और 9 पंजे 45, 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये से अंडर वैल्यूड का मतलब पहले से ही कम दिखा रखा है, तो अब इसको बढ़ा देंगे और यहाँ लिख देंगे बाई स्टॉक 50,000। चलो नेक्स्ट, डेटर्स अमाउंटिंग 10,000 आर इरिकवरेबल, यानी कि डेटर्स में हमें 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो बैड डेट्स हो गया, डेटर्स कम हो गए, लॉस हो गया, यहाँ लिख दो 2 बैड डेट्स 10,000, लॉस हो गया ना। इधर असेट्स डिक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो डीआर में रिकॉर्ड कर देना। और यदि असेट्स आपकी इंक्रीज हो जाए और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो सीआर में कर देना, इधर ये रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इससे होता है प्रॉफिट और इससे होता है लॉस। नॉमिनल अकाउंट है, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। स्टॉक पहले से कम था, अब उसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। डेटर्स में से 10,000 रुपये बैड डेट्स हो गए, डूब गए, तो लॉस हो गया, तो डीआर में दिखा देंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5%। अब डेटर्स पे आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पहले का प्रोविजन तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आपके पास डेटर्स कितने के हैं देखो, बैलेंस शीट में एज पर बैलेंस शीट आपके पास डेटर्स हैं 3,70,000 के। अब 370 में से 10,000 तो आपके बैड डेट्स हो गए, तो यहाँ पर 10,000 लेस कर दो 370 में से, कितने बचेंगे 360, और 3,60,000 का आपको 5% प्रोविजन बनाना है, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3,70,000 के डेटर्स थे, इसमें से 10,000 बैड डेट्स के राइट ऑफ हो गए, क्योंकि प्रोविजन हमेशा नेट डेटर्स पे बनता है, तो आपके पास बच गए 3,60,000 का, और 5% प्रोविजन है, तो 5/100 इंटू 3,60,000, इट मीन्स 18,000 रुपये का आपका प्रोविजन बनेगा। यानी कि 18,000 रुपये हमें और नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी में हमने प्रोविजन मेंटेन कर लिया कि ये भी हमें शायद हो सकता नहीं मिले, तो डाउटफुल मान लिया इनको भी 5% के डेटर्स को, तो 5% का भी हमें और लॉस हो गया। या ये मान लो प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रोविजन बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू बी एक्सटेंट ऑफ 30,000। 30,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, अब उनको रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो यहाँ लिख दो बाई क्रेडिटर। 30,000 के ये क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो सॉरी लॉस हो गया ना, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो डेबिट में आएगा, डेबिट में क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये डेबिट में आएगा 2 क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स, 30,000 के ये क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो 30,000 का लॉस क्रेडिटर से हुआ, 18,000 का डेटर्स पे प्रोविजन बन गया, वो लॉस हो गया, 10,000 के बैड डेट्स हो गए, वो लॉस हो गया, और 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब नीचे ये कह रहा है कि ये जो आर्ची है ओल्ड पार्टनर फर्स्ट वाली, ये इसको लॉस में शेयर मिला है 32,000, और आर्ची का शेयर क्या है, इनका शेयर था 2:1, इनकी दुगना मिला है चारू से आर्ची को, तो यहाँ पर लॉस इधर आता है सीआर साइड में, यहाँ लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर्ची और चारू। अब आर्ची का शेयर दे रखा है लॉस में 32,000, 32,000 रुपये आर्ची को मिला है, और इनका रेशियो क्या है 2:1,
इसका मतलब इसका आधा 16,000 मिल जाएगा चारू को। तो इसका मतलब फर्म को टोटल लॉस कितने का हुआ? 48,000 का। या टोटल लॉस ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर आरचे का शेयर दिया है 32,000, तो टोटल लॉस यहाँ निकालो, टोटल लॉस ऑन रिवेल्युएशन। आरचे का शेयर दिया हुआ है 32,000, आरचे के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। आरचे का शेयर क्या है? 2/3, 2/3 है ना, तो 3/2 कर दो। 2 1 जा 2 और 2 6 इन द 32। ये टोटल लॉस आपका 48,000 आ गया ना। इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दो। अब इसमें से 32,000 आरचे का है, तो 32,000 माइनस कर लो 48,000, 16,000 बचाएगा चारों का। अब यहाँ पर इसका टोटल करें तो यहाँ पर 98,000 आपका टोटल आ रहा है रिवैल्यूएशन के सीआर का। अब इसमें से डीआर के माइनस कर दो, 30 40 58,000, तो 98 में से 58,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा आपका 40,000। इसका मतलब ये जो मशीनरी है जिसकी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीनरी, इसका मतलब मशीनरी हमारी 40,000 रुपये से कम हो गई। इधर डिफरेंस आ रहा है ना बैलेंसिंग फिगर इधर, इसका मतलब यहाँ पर 40,000 की एंट्री आएगी मशीनरी के नाम से, और डीआर में मशीनरी की एंट्री आने का मतलब 40,000 से हमारी मशीनरी कम हो गई। तो इसकी रिवैल्यूड कितनी होगी? पहले कितनी थी मशीनरी? मशीनरी कितने की थी? देखो मशीनरी थी आपकी 4 लाख की, अब 40,000 से कम हो गई, इसकी रिवैल्यूड वैल्यू आ जाएगी 4 लाख माइनस 40,000। अब इन फ्यूचर इसको 3,60,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये आपकी रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीनरी हो गई। यही इसमें पूछा गया था कि मशीनरी की रीवैल्यूड वैल्यू अब कितनी होगी। तो 3,60,000 रुपये आपको मशीनरी के अब बैलेंस शीट में शो करने हैं। तो ये था तुम्हारा टॉपिक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखेंगे जिसमें अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं वो सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक और है वो अभी करा देता हूँ मैं, और वो टॉपिक है इफ़ एनी पार्टनर taken over any assets or liability। यदि कोई पार्टनर किसी असेट्स या लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है तो नंबर 1, इफ पार्टनर टेक ओवर एनी असेट्स, जैसे कोई एडमिशन होता है नए पार्टनर का और फिर कोई भी पुराना पार्टनर किसी असेट्स को टेक ओवर कर लेता है कि साहब ये मैं घर पे ले जाता हूँ, तो उस समय क्या एंट्री करेंगे। तो आप लिख देना जो पार्टनर टेक ओवर करे असेट्स को, पार्टनर्स को तो कर देना डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 उस असेट्स को कर देना क्रेडिट जो असेट्स ने टेक ओवर कर ली। वैल्यू लोगे यहाँ पर टेकन ओवर वैल्यू, जितनी प्राइस पर उसने उस असेट्स को टेक ओवर किया। ये जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट में जितनी की वैल्यू उसी में वो लेके जाए, उससे ज़्यादा में भी लेके जा सकता है, कम में भी लेके जा सकता है। ज़्यादा में लेके जाएगा तो रिवैल्यूएशन के सीआर में आ जाएगी, और कम में लेके जाएगा तो रिवैल्यूएशन के डीआर में आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादा में लेके जाएगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन के सीआर में रिकॉर्ड हो जाएगा, और कम में लेके जाएगा तो फर्म को लॉस होगा, रिवैल्यूएशन के डीआर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एंट्री जिस वैल्यू पर उसने टेक ओवर किया उसी वैल्यू से ये एंट्री आपको करनी है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, इफ द पार्टनर टेक ओवर एनी लायबिलिटी, इफ द पार्टनर टेकन ओवर एनी लायबिलिटी, यदि कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट,
लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर वही टेकन ओवर वैल्यू, जिस वैल्यू पर वो लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है। ये भी ध्यान रखना, यदि लाइबिलिटी को कम वैल्यू में टेक ओवर करेगा, लाइबिलिटी हमारे पास ज़्यादा थी वो कम में ले गया या ज़्यादा में ले गया, तो उसका डिफरेंस भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इफ असेट्स टेकन ओवर ये एंट्री कर देना, इफ लाइबिलिटी टेकन ओवर ये एंट्री कर देना। ठीक है, अब कल से नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज तक जितने भी हमारे 6 कंटेंट हो गए हैं बेटा। पहला था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, न्यू रेशियो, वो कंप्लीट हो गया। दूसरा था न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो कंप्लीट हो गया। तीसरा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हो गया। चौथा था आपका चौथा पॉइंट कौन सा था? चौथा पॉइंट था आपका वो अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और पांचवा हो गया आपका रिवैल्यूएशन, और छठा हो गया असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। तो ये 6 कंटेंट हो गए। एक कंटेंट लास्ट का बचा हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स। उसके क्वेश्चंस अपन कुछ वीडियो के बाद में करेंगे, और जिस समय उनका कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा उस समय उसका टॉपिक क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।